जय हिंद। आई होप आशा करती कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले क्लास 10th मोस्ट VBI हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम यहाँ देख रहे हैं, क्या लिखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो लिखेंगे यहाँ समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच लगाव की भावना का विकास करना ही इसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपनी देश की उन्नति के लिए जो सोचते हैं उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की तरह सहायक हुआ। कैसे, आप इसे सर्च बताना। लिखना कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका योगदान दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने इस राजनीति को अवैधिक परिवेश में बाहर करे, उसे अखबारों, सड़कों और साधारण इटली के राजू भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और अध्यापत्य विरोध यूरोप में प्रदुष्ट हो चुका थे। ओके, चलते इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी भाषा में। ये तो लिखा हुआ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट तो बताएंगे। नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने इस जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें जो राजनीति हुई प्रॉब्लम, इसमें वो अपना अहम योगदान दे करके उसे बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, मतलब दोबारा जीवन दान दिया। फ्रांस में उदारवादी मध्य वर्ग का राजनीति महत्व बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से। 1848 की क्रांति के क्या कारण थे? 1848 की क्रांति की प्रमुख कारण या क्या कारण थे? आंसर बताएंगे। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को कुछ करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 1830 से 1847 क्रांति की समान विशेषता क्या थी? पॉइंट नंबर 1, निम्नलिखित विशेषताएं थी। सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रिया और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे संवैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतिकारी एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिकता धर्मों की सुरक्षा का मुख्य मुद्दा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मार्क के कार्यों को चर्चा करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट की संधि संसद में उनमें भाग लिए। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 ईस्वी में वह प्रसा का चांसलर बना। कहेगा मेटरनिक बिस्मार्क कब चांसलर बना? तो 1862 में चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सिडवा का युद्ध, फ्रांस में 1870 के सीडान युद्ध के पराजित कर जर्मनी के एकीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लौह एवं रक्त नीति क्या थी? लौह एवं रक्त नीति क्या थी? आंसर बताएगा यहाँ से। लौह एवं रक्त नीति एक प्रतिपादित बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछेगा आपको। मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? आंसर, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने के समर्थक। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक कौन था, तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है, आंसर बताएंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। 30 से 48 तक इसका हुआ, इसके बाद उसका क्या हुआ, टाइम खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आप। जर्मन राइन राज संघ का स्थापना किसने किया? आंसर, जर्मन राइन राज संघ का स्थापना नेपोलियन ने किया था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? आंसर, 1815 से 48 के मध्य जर्मनी औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 ईस्वी में पर्सा की पहली पर सबसे जलवायु संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण पहले से आर्थिक सुदृढ़ हुई। जर्मनी राज संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो आंसर लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 3 से छोटे बड़े राज्यों में टूटना। पॉइंट नंबर 2, इन राज्यों को व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताएं, राष्ट्रीय की भावना के अभाव, राष्ट्रीय का हस्तक्षेप, मेटरनिक युग की समाप्ति। नेक्स्ट पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में वह सर्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना दिया। मंत्री बनाया कब? 1850 में। प्रधानमंत्री बनाया 1852 में बना दिया। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा sardinia की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ेंगे आप क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या थी? अथवा गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। आंसर लिखेंगे। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। मतलब आधा तो मेटरनिक किए हुए थे, उसके बाद ये गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा कर दिया। विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती के नकल आए। एक सशस्त्र सैनिक का बनाया था गठन, उसे क्या कहा नाम से जाना गया? लाल कुर्ती के नाम से जाने गए। इनकी सहायता से उनकी सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर ली। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कब क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषा किया है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट ने 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस के किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बूर्बो राजवंश की। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनर्स्थापना की, बूर्बो राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। आंसर, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ द्वारा फ्रांसीसी डीक ने किया। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज क्लासेस सोसाइटी के विचारक में जनता के परिचित कराया। जिस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोसुथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर रहा, यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? आंसर, फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि मतलब पिता की भूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसी में एक नई सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। मतलब जो भाषा था उसको बदल कर और ये भाषा का क्या किया गया? योगदान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब जो हार गया था उसे पुनः दोबारा सत्ता में लाने की प्रयास की गई। फ्रांस और स्पेन में बूर्बो वंश के फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों में जर्मन महासंघों को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप की पुनर्प्रतिष्ठापना की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आप बताएंगे। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बन चुका था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक मतलब वहाँ की जनता में आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने के प्रयास किए, उसी का फायदा उठाते हुए। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। आज जर्मनी में भी राष्ट्रवादी की भावना कुचलने की आशंका जताने लगी। मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया, अतः दोनों देश एकीकरण के ऑस्ट्रिया की बाधा बन गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त व लौ नीति का अवलंबन, ये भी क्वेश्चन आएगा कि रक्त व नीति का अवलंबन किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। और रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूती शक्ति पर बल दिए। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप में नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23।
विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रसा काम कर जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से सहयोग होगा। तो अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का वर्णन करें। वर्णन किसका? परिणामों का वर्णन करें। सन 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 ईस्वी के क्रांतियों प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणामस्वरूप बल्कन के क्षेत्र में अन्यायी भी राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ हो गया। ओके, आखिरी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है 25 का कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका क्या परिणाम हुआ था? बताना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट का संधि। तो फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। क्या था? बनाने का प्रमुख उद्देश्य था कि योजना को तैयार करना परंतु इसके अनुसार जर्मनी राष्ट्र का प्रधान एक प्रजा को बनाना था जिसके संसद के नियंत्रित में काम करने था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणामस्वरूप इसका भंग हो गया अतः जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। ओके बाय। अगर ऐसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। ओके, 8 बजे हम लाइव आने वाले हैं तो जुड़ना ना भूले। थैंक यू, दैट्स ऑल एवरीवन, बाय बाय।